नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल निवेश के मनी मंत्र। और आज के इस खास शो में हम बात करेंगे नए निवेश की, क्योंकि मौका है नवरात्रि का। तो सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आमतौर पर नवरात्रि एक ऐसा मौका होता है जहां पर शुभ कार्य लोग करते हैं, नए कार्य करते हैं, फिर चाहे वो निवेश हो, घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदने जैसे तमाम सपने पूरा करते हैं। तो अगर अब तक आपने अपनी निवेश की शुरुआत नहीं की है तो इस नवरात्रि, इस ऑस्पिशियस डे पर, इन मौके पर अपने निवेश की शुरुआत कीजिए। कैसे निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, कहाँ निवेश कर सकते हैं, किन बातों का ख्याल रखना है, इस सब पर हम बातचीत करेंगे अपने इस खास शो में। हमारे साथ है पॉलिसी बाजार की डायरेक्टर रसलीन कौर और साथ ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम गुप्ता भी हमारे साथ बनी हुई हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में और हमारे दोनों मेहमानों को भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूनम जी, पहले तो इनफैक्ट आपसे पूछना चाहेंगे, आप भी मानती हैं कि नवरात्रि का टाइम वो शुभ टाइम होता है जहाँ पर अच्छे कार्य, शुभ कार्य करने चाहिए, फिर चाहे वो निवेश ही क्यों ना हो? तो दीपाली, हमारे देश में बहुत तरह के त्योहार आते हैं और हर भगवान के पूजनीय मौके पर निवेश की शुरुआत की हम बात भी करते हैं। पर नवरात्रि स्पेशली एक ऐसा त्योहार है जहां 9 दिन बहुत ही उल्लास और उत्साह रहता है और हर ही नए काम हम शुरू करना चाहते हैं, बिकॉज आगे चल के दिवाली आती है, दशहरा आता है। तो ये जो पूरा टेन्योर है उसके अंदर हर नई चीज की हम शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे वो जैसे आपने बताया घर खरीदना हो। हम वेट करते हैं कब नवरात्रि आए और कब हम ये सब शुरुआत करें। सो नवरात्रि इज मार्क्ड इन अवर कंट्री विद दैट ऑस्पिशियस ओकेजन, जहां घर, गाड़ी, घर, अपना कोई भी सोना लेना है, चांदी लेना है, तो उससे हम शुरुआत करते हैं। क्योंकि दुर्गा जी के जो 9 रूप होते हैं वो सभी ये प्रतीक देते हैं कि इससे शुभ समय हमारे देश में साल का कभी नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा रसलीन, आपने कभी नवरात्रि के मौके पर इस तरीके से प्लानिंग करके शुभ कार्य किए हैं? माना है कि हाँ ये सही समय है कुछ भी अच्छा काम करने का या नई शुरुआत करने का? मुझे लगता है हर समय ही शुभ समय होता है, बस मन को मनाने की बात होती है। आप जितना जल्दी, जैसे हम कंपाउंडिंग सीखते हैं, तो जितना जल्दी हम निवेश करना शुरू करें, जितना जल्दी ज़िंदगी में ये कार्य शुरू कर सकें, वह बढ़िया रहता है। बट हाँ, बिकॉज ये इस टाइम पे सबकी वाइब बहुत उच्च होती है एंड एवरीबडी इज़ टुगेदर, तो ऐसा लगता है कि हाँ ऑस्पिशियस काम करना काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि सब लोग ही उसी विचारधारा से एक साथ प्रेयर में और पॉजिटिविटी में और वैसी वाइब क्रिएट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और कोई दो राय नहीं है रसलीन, जो आपने कहा कि निवेश का कोई शुभ मौका नहीं होता है, हर मौका शुभ है जब निवेश की बात हो, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो। लेकिन जो सेकंड पार्ट था आपके जवाब का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसे देश में हैं जहां पर यूफोरिया, वाइब, पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और स्पेशली जब कोई भी नया कार्य या शुभ कार्य करने की बात होती है। तो चलिए, अगर अब तक हमारे वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने निवेश की शुरुआत नहीं की है, उम्मीद ये करते हैं कि जब इस शो को आप ख़त्म करें देखना तो एक निवेश की प्लानिंग ज़रूर करें। और इसीलिए सबसे पहले पूनम जी से ये जानना चाहेंगे कि हम नवरात्रि की बात कर रहे हैं, माँ के 9 रूप होते हैं जो हमें हर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, तो क्यों ना पोर्टफोलियो को भी इस तरीके से बनाया जाए कि वो एक फिनेंशियल सिक्योरिटी के कवच का काम करे। तो अगर हम माँ के 9 रूपों से जोड़ते हुए 9 इन्वेस्टमेंट लेसन सीखना चाहें तो वो क्या रहेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने दीपाली जी। ये एक्चुअली हम ये जो 9 माह के दूसरे डिफरेंट रूप हैं, जो 9 रात्रि होती है, 9 रूप होते हैं, उसको हम पर्सनल फाइनेंस के साथ बिल्कुल जोड़ सकते हैं। और अगर उस 9 स्टेप्स में चले तो इतनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग होगी कि आपके फ्यूचर गोल्स को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। सो पहला दिन जो आज का दिन है, शैलपुत्री माँ का जो प्रतीक है कि जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए किसी भी चीज की, तो सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जो फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग का है, वो एक इमरजेंसी फंड्स और अपने लिए एक फैमिली सिक्योरिटी के लिए टर्म प्लान लेना, तो वो बहुत जरूरी है स्टार्ट ऑफ के लिए। दूसरा दिन है ब्रह्मचारिणी माँ। ब्रह्मचारिणी जो पेशेंस और तपस्या का रूप है, तो हमें लगातार पेशेंस के साथ एक SIP करना, मैं तपस्या ही कहूंगी कि चाहे मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए, आप उस तपस्या को निरंतर करते रहें अपने पोर्टफोलियो में। उसके बाद तीसरा दिन है जो माँ चंद्रघटा का, वो रिस्क मैनेजमेंट का है। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट ना ही अपनी लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस की करनी है, बट
एसेट एलोकेशन भी करना है, आपका जो भी जोखिम उठाने की क्षमता है उसको रीबैलेंसिंग करते हुए एट ऑल टाइम्स बहुत बारीकी से आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चौथा जो है कुष्मांडा माँ का जो क्रिएटिविटी और कंपाउंडिंग के साथ हम जोड़ सकते हैं। जैसे माँ ने सृष्टि का आरंभ किया वैसे हमें छोटी छोटे वेट नहीं करना चाहिए कि कब मेरे पास ज्यादा बचत होगी और मैं फिर शुरुआत करूंगी। जैसे भी छोटी से छोटी चीजों को आप अपने पोर्टफोलियो में शुरुआत करें तो कंपाउंडिंग का फायदा लॉन्ग टर्म में आप उठा सकेंगे। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं आज ही अभी ही अपने पोर्टफोलियो की। फिर स्कंद माता चौथा दिन जो है वो फैमिली प्रोटेक्शन का आता है। माँ का स्कंदा जो बच्चों की रक्षा करती है, तो हम बच्चों की प्लानिंग के लिए उनके एजुकेशन, हमारे देश में बच्चों की शादी एक बहुत बड़ा गोल होता है, तो उन सब के लिए हम अपने परिवार के लिए और सभी के लिए एक प्लानिंग शुरू करें जिसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस से भी हम रक्षा का प्रतीक करते हैं। क्योंकि किसी भी समय आपको इमरजेंसी आई और इस तरह की प्लानिंग ना हुई तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो माँ कष्कंदा ये सिखाती हैं हमें। फिर छठे दिन में आते हैं कात्यायनी माँ जो संकल्प और डिटर्मिनेशन का प्रतीक है। तो हमारा जो संकल्प है, फाइनेंशियल प्लान हम एक बार बना लेते हैं मगर उसको कंटिन्यू करने का संकल्प होना चाहिए। हमारे लक्ष्य के लिए हमें हमेशा फोकस्ड रहना चाहिए और लक्ष्य बदलते भी रहें तो आपको अपने प्लानिंग में उसी तरह चेंज भी करना चाहिए। इसलिए हमें गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी है, हमारे गोल्स को ध्यान में रखते हुए, तभी आप अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट चुन पाएंगे और वो इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग होगी। फिर आप सातवीं माँ के रूप की तरफ जाएं तो माँ काल रात्रि है जो नेगेटिविटी की बात करती है, जो नेगेटिविटी से लड़ना सिखाती हैं। तो नेचुरली जो मार्केट की वोलेटिलिटी होती है, जो नेगेटिविटी देती है, हमें एक डाउट देती है, उससे लड़ने की एक ताकत देती है। और आप इन सब पे जो फियर और ग्रीड जो दो हम डेमन्स कहते हैं हमारे पोर्टफोलियो के लिए, उस पे आप काबू रखें और बाजार के जो भी उतार चढ़ाव हैं उसे बिल्कुल ना घबराएं और अपने लक्ष्यों को बिल्कुल पकड़ के रखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो है उसे जारी रखें। फिर महागौरी जो 8वें दिन का रूप है महागौरी का, जैसे उन्हें वो जो शुद्ध दाता का प्रतीक है, जैसे क्लैरिटी और प्योरिटी है। तो आप बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में क्लैरिटी रखें, टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहें। कई बार ऐसा होता है कि आपके गोल्स बदल जाते हैं, आपका प्रोफाइल बदल जाता है, आपके सिचुएशंस बदल जाती है। तो उन सबको टाइम टू टाइम रिव्यू करते हुए पोर्टफोलियो में अगर हम इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमारा जो पूरा गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी तरह आ पाएगा। सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ प्रोसेस, उसको आप एक बार शुरू करके फिर नहीं छोड़ सकते, उसको टाइम टू टाइम आपको उसमें चेंजेस और रिव्यू भी बहुत जरूरी है। इट इज एज इम्पोर्टेंट एज स्टार्टिंग द फाइनेंशियल प्लान। फिर जो लास्ट 9th जो रूप है माँ का, वो माँ सिद्धिदात्री, उसमें आप फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, जो एक अल्टीमेट गोल है कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम आप किस तरह अचीव कर सकते हैं, ऊपर के 8 सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए, साथ में किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें और डिसिप्लिन रखें। क्योंकि माँ दुर्गा के जो 9 रूप की जो आराधना और पूजा होती है, साधना होती है, वो भी उसमें डिसिप्लिन, पेशेंस, फास्टिंग रखी जाती है, गरबे के रूप में डांस किया जाता है। तो सभी तरीके का कंट्रोल होता है। तो वो कंट्रोल रखते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रोफेशनल हेल्प के साथ आप अपने गोल्स को अचीव करें और फाइनेंशियल फ्रीडम अनुभव करें। सो आई थिंक हर रूप जो माँ का है वो हमें कहीं ना कहीं हमारे पोर्टफोलियो की तरफ हमें खींचता है और हमें उसको और बेटर बनाने की सलाह देता है। इनफैक्ट पूनम जी, कहना पड़ेगा कि बहुत ही सटीक और इंटरेस्टिंग कोरिलेशन आपने माँ के 9 रूपों का किया है किसी भी इन्वेस्टमेंट अप्रोच को लेकर। लेकिन रसलीन, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर पूनम जी ने कही, जो कि डेफिनेटली आपकी पोर्टफोलियो प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, आपके गोल्स, सभी एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं 2 पॉइंट पे करना चाहती हूँ, एक तो डिसिप्लिन और दूसरा डिवोशन। ये दोनों कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो शुरुआत तो करते हैं बट वो डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते, वो डिवोशन नहीं मेंटेन कर पाते, और इसीलिए उनके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो गड़बड़ा जाते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है जब आप आगे बढ़ें, फाइनेंशियल प्लानिंग करें, अपनी जर्नी की शुरुआत करें, तो डिसिप्लिन और डिवोशन के साथ रहें।
बहुत बखूबी बताया है पूनम जी ने, और आपने भी बहुत सही पॉइंट पकड़े हैं इसके अंदर कि हम शुरू तो कर लेते हैं पर पहुंच नहीं पाते। यही बात होती है कि कुछ दुख की घड़ी आती है तो प्रभु याद आ जाते हैं और हम सिमरन करना शुरू करते हैं, और फिर से हम जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है हम फिर से भूल जाते हैं। तो ये वही बात है। अभी तो मार्केट बढ़िया चल रही है, सबका गेन चल रहा है, तो ठीक है, भूल जाते हैं, रीबैलेंसिंग करना भूल जाते हैं। अपने एक गोल अचीव हो गया, बाकी के गोल्स के पर्टेनिंग हमें रीबैलेंसिंग करनी है पोर्टफोलियो की, फिर से भूल जाते हैं। तो हाँ, दैट इज़ ट्रू कि हमें अपना डिवोशन, जैसे हम प्रभु का डिवोशन लाइफ भर रखते हैं कि हम हमारे ऊपर सदैव उनका हाथ बना रहे, वैसे ही हमें इन्वेस्टिंग भी ज़िंदगी भर करनी है, अपने पोर्टफोलियो बिल्कुल ध्यान रखना है। मतलब बहुत बार होता है, इनफैक्ट अगर आप फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स देखेंगे तो वो लोग अपनी कंपनी में, अपने प्रोफेशनल एरिना में बहुत बखूबी सब मैनेज कर रहे होंगे, लेकिन खुद के फाइनेंशियल्स जो होंगे उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे। तो वो डिवोशन के साथ उसको देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी एक ऐसा ख़राब इवेंट हो जाए ज़िंदगी में, तब एकदम से एहसास होता है। हमारी विसिनिटी में कोई अपनी जान गंवा दे समय से पहले, किसी को कोई हेल्थ क्राइसिस हो जाए, कोई एक ख़राब इवेंट हो जाए, तो हमको एकदम से झटका लगता है। तो शायद हम उस टाइम पे फिर से सोचते हैं कि क्या हम प्रोटेक्टेड हैं, क्या हम इन्वेस्टेड सही हैं। तो ये हमें हर इवेंट, हर माइलस्टोन, इनफैक्ट अगर हम इसका एक कैलेंडर बना लेना कि हम महीने में 2 दिन, बिकॉज बहुत सारे रिटेल निवेशक जो होते हैं वे पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनका शायद बहुत अलग अलग गोल, जैसे पूनम जी ने भी कहा, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, तो उनका पैसिव इन्वेस्टर होते हैं, लेकिन उनको गोल मालूम रहता है किसके लिए इन्वेस्ट करना है। तो कैलेंडर भी उसी हिसाब से बना ले कि 3 से 5 साल की कौन सी इन्वेस्टमेंट रहेगी, 10 साल तक की कौन सी इन्वेस्टमेंट रहेगी, उसी हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को भी कैटेगराइज करें और उसी हिसाब से अपने नज़र बना के रखें अपने फाइनेंशियल्स के ऊपर। और इनफैक्ट पूनम जी, ये चीज़ तो इनफैक्ट जैसे रसली ने भी कहा कि अभी मार्केट ठीक है या फिर मार्केट पिछले 4-5 सालों से ठीक रहा है, तो पोर्टफोलियोज पॉजिटिव्स हैं, अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि सपोज कीजिए अगर पिछले 1 साल में किसी ने पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, तो आई एम श्योर उनके पोर्टफोलियोज या तो फ्लैट होंगे या थोड़े बहुत नेगेटिव होंगे, तो फिर वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि अरे यार पैसा तो बन नहीं रहा है, रिटर्न तो बना नहीं है, पिछले 1 साल में क्यों इन्वेस्ट करना। तो इस अप्रोच को, इस नेगेटिविटी को साइड में रख के कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर किसी ने भी निवेश किया है, कोई किसी भी फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है, तो एटलीस्ट कितना टाइम दें एक्चुअल में जानने के लिए कि उनकी चॉइस कैसी है या फिर किस तरीके के रिटर्न्स उनके पोर्टफोलियो में बन रहे हैं। तो दीपाली जी, किस तरह के फंड रखें अपने पोर्टफोलियो में, ये रसलीन जी ने जैसे बताया कि आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के साथ आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट चुनें, वो बहुत जरूरी है। कोई भी प्लान डुप्लीकेट किसी दूसरे के लिए नहीं हो सकता। एवरी प्लान इज यूनिक। अगर आपने 1 साल पहले शुरू किया, डेफिनेटली या तो फ्लैट होगा आपका पोर्टफोलियो या हो सकता है नेगेटिव भी हो। बट जहां हम यहाँ बार बार बात कर रहे हैं डिसिप्लिन और डिवोशन की, आप बहुत शिद्दत के साथ निवेश करते जाएं। और मैं पर्सनली ये बात हमेशा कोट करती हूँ दीपाली की, जितना मार्केट फ्लैट होगा या माइनस में जाएगा ड्यूरिंग माय टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर एन SIP, वो उतना ही बेहतर है आगे फ्यूचर के लिए। क्योंकि ये एक लंबी रेस है। हमने बात की कि ये प्रोसेस है, ये लंबा समय चलना है, आपके कई गोल्स बहुत दूर हैं। तो जितने दूर गोल्स होंगे, तो उस दौरान अगर माइनस में रहता है मार्केट, तो मेरी SIP के लिए ये बेनिफिट है। तो आप पेशेंस रखें, आप बिल्कुल ये ना समझें कि मार्केट आज फ्लैट है तो हमेशा ही आपको रिटर्न्स नहीं देगा। तो पास्ट, अब हमारा मार्केट मैच्योर हो चुका है। हमने ये कई बार हमारे मार्केट्स में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं। और आज जो इन्वेस्टर पिछले 15 साल से बने हुए हैं, उन्होंने कोविड भी देखा, वॉर्स भी देखे, उन्होंने पॉलिटिकल ये भी देखा, वोलेटिलिटी, तो भी उनके आज प्लस में है। तो मैच्योर्ड मार्केट की सीख लेके और पास्ट जो भी हिस्ट्री है उसे देखते हुए आप बिल्कुल बने रहें, नियमितता बनाए रखें और बिल्कुल ना घबराएं। क्योंकि गोल्स को टाइम है, तो वैसे ही हम कंपाउंडिंग का जो मैजिक है वो तभी महसूस करेंगे कि जब हम उसमें बने रहें। और प्लस इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि आप अपनी फैमिली सिक्योरिटी और अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी उतना ही ध्यान दें जितना आप और चीजों पे देते हैं।
और साथ ही टैक्स प्लानिंग की बात करें तो अभी ये बहुत आसान हो गया है। एटीसी का बेनिफिट न्यू टैक्स रेजिम में है नहीं, मगर और कोई भी प्लानिंग करनी है आपको, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, अगर कैपिटल गेन्स का एडजस्टमेंट करना है, कुछ भी चीज करनी है, तो अभी और 6 महीने बाकी है फाइनेंशियल ईयर को, बहुत इफेक्टिवली वो अभी शुरू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हर तरीके से ये समय नवरात्रि का बहुत सही रहता है। बिल्कुल, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इनफैक्ट ये। और पूनम जी ने भी कहा, रसलीन ने भी, अब तक जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ, उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है जो हमने हमारे एक्सपर्ट से ही शो के ज़रिए बार बार इनसे बातचीत करके सीखी है कि जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर होगा, जितना समय देंगे उतना ज़्यादा पैसा बना पाएंगे। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन की। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन किस तरीके से की जा सकती है इस समय, अगर कोई नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहता हो तो किन फंड्स के साथ कॉम्पोजिशन कर सकता है अपने पोर्टफोलियो का, किस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकता है, क्या नहीं करना है वो भी जानेंगे। चल वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं योर मनी स्पेशल, नवरात्रि के मनी मंत्र। हमारे साथ है रसलीन कौर और पूनम ढोंगटा। रसलीन, चलिए पोर्टफोलियो क्रिएशन की बात करते हैं। तो आजकल तो म्यूचुअल फंड्स में भी इतनी सारी कैटेगरीज आ गई हैं कि अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड को लेकर पोर्टफोलियो बनाएंगे तो भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। बट जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो डेट और गोल्ड की कितनी रेलेवेंस है, क्या अभी भी उनको अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए, कंसिडरिंग म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में मल्टीपल चॉइसेस हैं? हाँ, एब्सोल्युटली। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट करना चाहिए, जिसमें हम टिपिकली कहते हैं एक बैलेंस्ड ऑल वेदर पोर्टफोलियो जिसे कहते हैं, जो कि डिफ्लेशन हो, इन्फ्लेशन हो, बूम हो रहा हो या बस्ट हो रहा हो, सारी साइकिल्स में हमको लॉन्ग टर्म में एक स्टेबल इनकम दे सकता है। उसके अंदर हम टिपिकली कहते हैं 40% इक्विटी रहे, एक थंब रूल रहता है। 40% आप इक्विटी रखिए, 30% आप डेट रखिए, इसमें 15% रियल एसेट्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर ये रहें, पर ज़रूरी नहीं है कि वो फिज़िकल फॉर्म में रहें। आप इनको रख सकते हैं रीट्स की फॉर्म में भी रख सकते, गोल्ड को रख सकते हैं आप, ETF की फॉर्म में रख सकते हैं, या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की फॉर्म में रख सकते हैं। ऐसे 10% रियल एस्टेट रखिए जो कि रीट्स की फॉर्म में भी रख सकते हैं, और 5% का अपना इमरजेंसी फंड रखिए। तो अभी आप जैसे कह रही हैं कि मल्टी एसेट फंड्स आ गए हैं जो कि हाइब्रिड फंड्स जिनको हम कहते हैं, इनमें भी कुछ प्रकार के होते हैं, जैसे कि इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं जो एग्रेसिव हाइब्रिड जिन्हें हम कहते हैं, या कंजर्वेटिव हाइब्रिड होते हैं जिसके अंदर डेट ज़्यादा रहता है, 70 से 80% डेट रहता है, उसको हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड कहते हैं। ये इनके बहुत फैक्टर्स हैं जिनको हमें चूज़ करना पड़ता है इनमें इन्वेस्ट करने से पहले। हम कितना एग्रेसिव होना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ रिस्क, हम किस टाइप की स्टेबिलिटी चाहते हैं, इनका टैक्सेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि कई पोर्टफोलियो मैनेजर ऐसा ध्यान रखते हैं कि 65% से ऊपर ही इक्विटी रहे, तो हमको इक्विटी फंड का जो STCG जो रहता है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, वो हमें उसका फ़ायदा मिल सके। क्योंकि अगर डेट ओरिएंटेड फंड रहेगा तो हमारे टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही हमें टैक्सेशन होगी, तो वो थोड़ा देखें जाए तो टैक्स एफिशिएंट थोड़ा कम रहता है। तो हाँ, हमें अब वो हम किस फॉर्मेट में रखते हैं, ये हम थंब रूल किस फॉर्मेट में मेंटेन कर पाते हैं, या हम हाइब्रिड फंड के थ्रू करते हैं, जो कि एक काफ़ी एफिशिएंट ऑप्शन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो थोड़े पैसिव टाइप के इन्वेस्टर्स हैं, या फिर जिनका 3 to 5 years टाइप का मॉडरेट रिस्क होराइजन है, या फिर हमारे जैसे बिजी प्रोफेशनल हैं, नए बिगिनर्स हैं जिनको रीबैलेंसिंग का टाइम नहीं मिलता है, या जिनको बहुत ज़्यादा खोज करने का समय नहीं है, राइट। तो उन लोगों के लिए हाइब्रिड फंड काफ़ी रहते हैं। बट हाँ, एट अ माइक्रो लेवल हमें ये सॉर्ट ऑफ कैटेगराइजेशन मेंटेन करना चाहिए, और हाँ, टैक्सेशन डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए। पूनम जी, क्विकली संक्षेप में एक चीज़ और, पोर्टफोलियो क्रिएशन के साथ साथ जो रिव्यू होता है वो कितने टाइम में करना चाहिए? क्योंकि हो सकता है आज आपने फंड्स लिए, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया, उस फंड की परफॉर्मेंस थोड़ी धीमी हो जाती है, ख़राब होती है, वेरियस मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, तो कितना टाइम एटलीस्ट एक पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बाद देना चाहिए उसको रिव्यू करने के लिए, और ऑल वेदर डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन रहे पोर्टफोलियो में, इसका भी कोई मंत्र है क्या? दीपाली, वैसे तो हम कहते हैं सालाना रिव्यू करना जरूरी है, बट अगर
आपके गोल्स में कुछ चेंज आता है, आपके प्रोफाइल में कुछ चेंज आना है, तो उसे तुरंत हमें रीलुक करना चाहिए। पर वैसे 3 इयर्स तक मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो अगर परफॉर्म नहीं कर रहा, उस लेवल की रिव्यू करने की जरूरत नहीं कि हमारा फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, अभी 1 साल हो गया तो चेंज करें, वो रिव्यू नहीं चाहिए। हमें चेंज इन अवर गोल्स या कोई और चीज में चेंज आई है तो रिव्यू करना चाहिए। जैसे आपका 1 बच्चा था, अब 2 बच्चे हो गए, तो जरूर उसे रिव्यू करना चाहिए। बट फंड परफॉर्मेंस का मुझे लगता है उसे 3 साल का समय तो देना ही चाहिए। और ऑल वेदर डाइवर्सिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, वो इसीलिए है कि जो साइक्लिकल मार्केट है उसमें कभी कुछ कैटेगरीज ज्यादा चलती हैं, कुछ कम चलती है, तो हम हर जगह इन्वेस्टेड, और हमें फोमो फील ना हो कि अरे अभी स्मॉल कैप चला और मेरा स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए। गोल्ड भी होना चाहिए, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, अभी हम सिल्वर की भी बात करते हैं, सिल्वर भी होना चाहिए। तो इस तरीके से ऑल वेदर होगा तो हमें लॉन्ग टर्म में उसका फायदा जरूर। पूनम जी, अपने टॉप 4 फंड्स तैयार रखिए, समय की कमी है, क्विकली बहुत संक्षेप में रसलीन, अब ये तो दिवाली पे तो बोनस भी मिलेगा, और तो उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसे खर्च कर ले शॉपिंग में, उसको इन्वेस्ट करें? इसका एक छोटा सा थंब रूल रखिए, 100 रुपये का जो खर्चा करेंगे 20 रुपये का इन्वेस्टमेंट कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर अभी तो सरकार ने हमको नवरात्रि गिफ्ट दिया है, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, दोनों पे GST 0 हो गई है, तो सबसे पहले उसको लें। अगर आप वेल्थ लेते रहेंगे और उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले आप, हेल्थ इज़ वेल्थ, सबसे पहले आप अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करें, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें। कि जो ब्रेड विनर हैं, खासकर एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड में एक टर्म इंश्योरेंस होना सबसे लाजमी है। तो आप एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म इंश्योरेंस लें। और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं जिनके पास ऑलरेडी एम्प्लॉयर का दिया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आप सुपर टॉपअप ज़रूर लें, जो कि सस्ता होता है, काफ़ी सस्ता रहता है, पर कम से कम आपको एक होलसम कवरेज देता है। बिल्कुल। तो अगर है बोनस के तौर पे तो 2000 तो बचाने हैं। थोड़ी रियायत दी है रसलीन ने कि 8000 खर्च कीजिए, एंजॉय कीजिए, शॉपिंग कीजिए। अच्छा पूनम जी, म्यूचुअल फंड्स में कहाँ शॉपिंग करनी है वो बताइए। देखिए, एक ऑल वेदर की हम बात करते हैं तो हर जगह हम हर कैटेगरी में अगर रहना हो तो हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के जरिए रह सकते हैं, जिसमें तीनों कैटेगरीज हैं। इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड जो कॉन्ट्रारियन अप्रोच रखता है, निप्पॉन मल्टी कैप और व्हाइट ओक के मल्टी एसेट, क्योंकि हम चाहते हैं डेट और गोल्ड भी हमारे पोर्टफोलियो में हो। तो इस तरह के 4 फंड्स लेंगे तो ओवरऑल मार्केट को हम एक्सपोजर रहेगा और हमें अच्छा उसका लॉन्ग टर्म में फायदा हो। ओके, चलिए, तो ये रहे पूनम जी के टॉप पिक्स आपकी स्क्रीन्स पर। आप पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए इन फंड्स को डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया रसलीन और पूनम जी, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और इस खास शो में चर्चा के लिए शामिल होने के लिए थैंक यू सो मच। एक बार फिर से हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को, हमारे व्यूअर्स को हैप्पी नवरात्रि। इस शो में इतना ही, नमस्कार।